ओके जी। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है दैट इज अबाउट फार्माकोलॉजी ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम जो है हमारी बॉडी में जितने भी हार्मोन्स की फॉर्मेशन हो रही है उसको कंट्रोल करता है। अब इसमें हमारे पास जो मेन हमारे पास ब्रेन के अंदर पिट्यूटरी ग्लैंड मौजूद है जो कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ हार्मोन्स को प्रोड्यूस कर रहा है, उसे मास्टर ग्लैंड का नाम भी देते हैं। और इसके एंटीरियर भी है और पोस्टीरियर भी, टू पोर्शंस हैं जो कि डिफरेंट हार्मोन्स जो है प्रोड्यूस करते हैं। इसमें हम देखेंगे कि एक तो हमारे पास एंडोक्राइन सिस्टम का इंट्रोडक्शन देखेंगे, डिसऑर्डर्स देखेंगे एंडोक्राइन सिस्टम के कौन कौन होते हैं, और ट्रीटमेंट देखेंगे, इनका ट्रीटमेंट क्या हो सकता है, किस हार्मोन की डेफिशिएंसी की वजह से हम कौन सी ड्रग जो है वो एडमिनिस्टर कर सकते हैं। और सम टाइम ऐसे होता है कि हमें वो जो ड्रग्स हैं अगर वो इफेक्टिव नहीं हो रही तो हमें रेडिएशन का सहारा भी लेना पड़ता है। रेडिएशन करते हैं, फॉर एग्जांपल अगर किसी का थायराइड ग्लैंड जो है वो ज़्यादा बढ़ गया है तो उसको नॉर्मलाइज करने के लिए पहले तो हम कोशिश करते हैं कि हम मेडिसिन दें। अगर मेडिसिन से वो नहीं क्लियर होता तो फिर हम उसको क्या करेंगे, सर्जिकल रिमूवल तक जाएंगे। अगर किसी हार्मोन की डेफिशिएंसी की वजह से जो सिम्टम्स आ रही हैं उसको हम ट्रीट करते हैं बाय द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ आर्टिफिशियली प्रोड्यूस्ड हार्मोन, तो उसे हम कहते हैं हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी। एंडोक्राइन सिस्टम जो है हमारे पास हार्मोन जो है बेसिकली हमारे पास ऐसे सब्सटेंसेस हैं जो कि हमारे पास या तो अमाइनो एसिड से बने हुए हैं या कोलेस्ट्रॉल से, और ये बॉडी के किसी एक पार्ट में प्रोड्यूस होते हैं और किसी दूसरे पार्ट पे जाके ये अफेक्ट करते हैं। इनको हम हार्मोन्स का नाम देते हैं। एक हमने लोकल हार्मोन्स पढ़े थे फार्मा 1 में कि वो जहां प्रोड्यूस होते हैं वहीं अपना एक्शन रोल प्ले करते हैं। जैसे कि हमारे पास हिस्टामीन है, प्रोस्टाग्लैंडिन है, ये जहां प्रोड्यूस होते हैं वहीं अपना एक्शन रोल प्ले करते हैं। लेकिन जो हार्मोन्स हैं वो जो कि एक जगह प्रोड्यूस हो रहे हैं और दूसरी जगह एक्ट कर रहे हैं, दोज आर डिफरेंट फ्रॉम दैट। हमारे पास कैटेगरीज दो हैं इनकी, एक तो प्रोटीन से ओरिजिनेट हो रहे हैं और दूसरा स्टीरॉयड हार्मोन से। स्टीरॉयड हार्मोन जो है नॉर्मली हमारे पास उनकी प्रोडक्शन हो रही है एड्रिनल ग्लैंड से और गोनेट से। ये हमारे पास एंडोक्राइन सिस्टम है दैट कंसिस्ट ऑफ पिट्यूटरी और हाइपोफाइसिस, थायराइड, पैराथायराइड, एड्रिनल, गोनेट्स एंड पैंक्रियास। हमारे पास जो पिट्यूटरी ग्लैंड है इट इज वर्किंग अलोंग विद द हाइपोथैलेमस, यानी हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड हमारे पास क्या कर रहे हैं, इन कोऑर्डिनेशन वर्किंग कर रहे हैं। कुछ हार्मोन ऐसे हैं जो कि हाइपोथैलेमस से वो ओरिजिनेट हो रहे हैं और फर्दर मॉडिफिकेशन उनकी पिट्यूटरी ग्लैंड कर रहा है, और कुछ ऐसे हैं जो डायरेक्टली हाइपोथैलेमस से रिलीज हो रहे हैं। थायराइड ग्लैंड हमारे पास शायद आपने नाम सुना है T3 और T4 का। ये दो तरह के हार्मोन जो है हमारे पास थायराइड ग्लैंड जो है वो प्रोड्यूस हो रहे हैं। T3 ट्राईआयोडोथायरोनिन और T4 थायरॉक्सन। थायरॉक्सन जो है वो एज सच जो है हमारे पास एक्टिव फॉर्म में नहीं होता, इट हैज टू बी कन्वर्टेड टुवर्ड द ट्राईआयोडोथायरोनिन, यानी T3 में वो कन्वर्ट होगा तब वो बॉडी में एक्टिव होगा। इसी तरह हमारे पास किडनीज के ऊपर एड्रिनल ग्लैंड मौजूद है जो कि डिफरेंट हार्मोन प्रोड्यूस कर रहे हैं, जैसा कि हमारे पास एपिनेफ्रिन की या एड्रिनलिन की फॉर्मेशन हो रही है और कॉर्टिसोन की फॉर्मेशन हो रही है एड्रिनल ग्लैंड्स में। इसी तरह पेंक्रियास है
पेंक्रियाज हमारे पास इंसुलिन की प्रोडक्शन कर रहा है इन द बीटा सेल्स ऑफ आइलेट्स ऑफ लैंगरहांस। इसी तरह हमारे पास गोनेट्स हैं, जो कि हमारे पास से ओवरी में हमारे पास जो हार्मोन प्रोड्यूस हो रहे हैं, एस्ट्रोजन है, प्रोजेस्टेरोन है, और मेल्स में हमारे पास जो टेस्टिस हैं वो प्रोड्यूस कर रहे हैं टेस्टोस्टेरोन। तो ये हमारे पास डिफरेंट हार्मोन्स हैं जो कि हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे, उनका रोल, उनका ट्रीटमेंट और क्या क्या हम उन पे वर्क कर सकते हैं। अब हमारे पास, मैंने आपको ऑलरेडी भी इंटीमेट किया कि हमारे पास जो हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी है, ये बेसिकली बॉडी के जो डिफरेंट हार्मोन्स हैं, दोज आर अबाउट 15 इन नंबर, उनको कंट्रोल कर रहे हैं। पिट्यूटरी के दोनों लोब्स जो हैं वो हमारे पास हाइपोथैलेमस के अंडर कंट्रोल होते हैं। इट्स मीन कि हमारे पास जो भी ऑर्डर्स हाइपोथैलेमस से आ रहे हैं, उन्हीं के थ्रू हमारे पास पिट्यूटरी ग्लैंड की एक्टिविटी जो है वो कंट्रोल हो रही है। और इन रिस्पॉन्ड टू द हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी ग्लैंड जो है फिर वो अपना रोल प्ले करता है, अपने जो हार्मोन्स हैं उनको प्रोड्यूस करके सिक्रीट करता है, और वो ब्लड में इंक्लूड होते हैं और फिर वो रेलिवेंट प्लेसेस पे जाके एक्ट करते हैं। हाइपोथैलेमस जो है नॉर्मली वो कम्युनिकेट करता है एंटीरियर पिट्यूटरी से और डिफरेंट रेगुलेटरी फैक्टर्स को रिलीज करता है, और पोर्टल ब्लड वेसल्स के थ्रू ये मूव करते हैं। और उसके बाद क्या होता है, कम्युनिकेशन होती है विद द पोस्टीरियर पिट्यूटरी। टू लोब्स है हमारे पास पिट्यूटरी ग्लैंड के, एक को हम कहते हैं एंटीरियर और अडीनोहाइपोफाइसिस, मास्टर ग्लैंड है और ये सिक्रीट करता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ हार्मोन्स को। इसी तरह हमारे पास पोस्टीरियर है न्यूरोहाइपोफाइसिस, वो सिक्रीट करता है एडीएच एंटी डायूरेटिक हार्मोन, वेसोप्रेसिन और ऑक्सीटोसिन। हमें पता है कि जो एडीएच है वो क्या काम करता है, एंटी डायूरेटिक हार्मोन, वो यूरिनी सिक्रीशन को कंट्रोल करता है। और उसके अलावा जो वेसोप्रेसिन है ये हमारे पास वेसो कंस्ट्रिक्शन का प्रोसेस काज करता है, ब्लड वेसल्स को कंस्ट्रिक्ट करता है। ऑक्सीटोसिन जो है that is also a hormone that is involved in the induction of labor। ये हमारे पास डायग्राम है which is indicating the about the anterior and posterior lobes of the pituitary gland। जी बच्चे, यहां तक कोई कंफ्यूजन, कोई बात, एनी क्वेश्चन? नो सर, क्लियर है। मेरे ख्याल ऑलरेडी आप लोग ये पढ़ चुके हैं फिजियोलॉजी में, ऐसे है? सर जी पहले ही पढ़ा हुआ है। यस सर पढ़ा हुआ है। एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड हमारे पास 6 हार्मोन्स जो है वो प्रोड्यूस कर रहा है, जो कि टारगेट कर रहे हैं और डिफरेंट बॉडी ऑर्गन्स को, बॉडी टिश्यूज को वो टारगेट कर रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ग्रोथ हार्मोन है जो कि स्टिमुलेट कर रहा है ग्रोथ टिश्यू और बोन की। सेकेंडली हमारे पास थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जिसे हम कह रहे हैं कि ये एक्ट करता है थायराइड ग्लैंड के ऊपर ताकि प्रमोट करे सेंसिस और रिलीज थायराइड हार्मोन्स की। मैंने आपको हार्मोन पहले ही बता दिया, 2000 थायरॉक्सिन T4 and triiodothyronine, that is a T3। Third one is the adenocorticotropic hormone ACTH that stimulates adrenal cortex to release adenocortical hormones, जिसमें हमारे पास एपिनेफ्रिन आ जाएगा, कॉर्टिसोन आ जाएगा। नंबर 5 इज द फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और ये हमारे पास और भी एक्ट करता है और प्रमोट करता है फॉलिकुलर ग्रोथ को और डेवलपमेंट को। और इंटेस्टिस
फॉलिक स्टिमुलेटिंग हार्मोन प्रमोट कर रहा है स्पर्मेटोजेनेसिस को। नेक्स्ट आ गया हमारे पास ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, जो कि प्रमोट कर रहा है ओव्यूलेशन को, और उसके अलावा ये एक्ट कर रहा है टेस्टिस के ऊपर और प्रमोट करता है एंड्रोजन प्रोडक्शन को। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है प्रोलैक्टिन दैट स्टिमुलेट्स मिल्क प्रोडक्शन। अब हमारे पास ड्रग्स हैं जो कि यूज कर रहे हैं ग्रोथ हार्मोन की डेफिशिएंसी में। अब ऐसे पेशेंट हैं जिनमें ग्रोथ हार्मोन की डेफिशिएंसी होगी तो उनमें स्टंटेड ग्रोथ होगी, यानी वो प्रॉपर उनकी हाइट नहीं होगी और प्रॉपर बॉडी डेवलपमेंट नहीं होगी अगर ग्रोथ हार्मोन की डेफिशिएंसी होगी। तो हम क्या करते हैं, हम उसमें आर्टिफिशियली प्रोड्यूस जो हमारे पास ग्रोथ हार्मोन्स हैं उनको यूटिलाइज करते हैं। जैसे कि हमारे पास सोमाट्रेम है और सोमाट्रोपिन है। अगर ग्रोथ हार्मोन की डेफिशिएंसी डायग्नोज हो जाए और ड्वार्फिज्म हो सकती है, इसको हम कंट्रोल करने के लिए हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी देते हैं। पोस्टीरियर पिट्यूटरी की हम बात कर रहे हैं, ये 2 हार्मोन्स को रिलीज कर रहा है, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन EDH, वैसोप्रेसिन और ऑक्सीटोसिन। EDH जो हमारे पास वाटर की रीअब्जॉर्प्शन करता है रीनल ट्यूब्यूल से और मेंटेन करता है वाटर बैलेंस। अगर ADH की रिलीज डिक्रीज हो जाए तो हमारे पास क्या हो जाएगा, इंक्रीज अमाउंट ऑफ वाटर जो है वो एक्सक्रीट हो जाएगी और उससे हम कहेंगे डायबिटीज मलाई इन इंसिपिडस। जी, जब हमारे पास इंक्रीज अमाउंट एक्सक्रीट होगी वाटर की तो उससे हम कहेंगे डायबिटीज इंसिपिडस। और इसमें क्या होगा, हमारे पास फ्लूइड का वॉल्यूम डिक्रीज हो सकता है और इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो सकता है एक्सेसिव रिलीज ऑफ वाटर से। थायराइड ग्लैंड की बात करते हैं। थायराइड ग्लैंड हमारे पास जो है, हमारे पास एक ऐसा ग्लैंड है दैट इज लोकेटेड नियर ट्रेकिया और 2 लोब्स हैं इसके, और ये रिलीज कर रहा है थायरॉक्सिन T4 और ट्राईआयोडोथायरोनिन दैट इज T3। स्टिमुलेशन करता है एनर्जी की, इंक्रीज करता है बेसल मेटाबॉलिक रेट और हार्ट की एक्टिविटी को इंक्रीज करता है और फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन और कार्डिक आउटपुट को इंक्रीज करता है। इट इज द डायग्राम विच इज शोइंग द शेप ऑफ द थायराइड ग्लैंड। प्रमोट करता है ग्रोथ और डेवलपमेंट ब्रेन की, स्केलेटल मसल्स की, और कैन बी आइदर ए थायराइड डेफिशिएंसी जिसको हाइपोथायराइडिज्म का नाम देते हैं और आवर प्रोडक्ट जिसे हम हाइपोथायराइडिज्म कहते हैं। जी सना जवेद क्या कहना चाह रहे हैं? सर, जो आपने थायराइड ग्लैंड दिखाया है, ये जिन लोगों को टॉन्सिल्स वगैरह हो जाते हैं उनको ये किस जगह पे वो प्रेजेंट होते हैं थायराइड ग्लैंड में? टॉन्सिल्स उसके अंदर ही हो ना, जो इनर साइड में जो ग्रोथ होगी उसी की वजह से टॉन्सिल डेवलप होते हैं ना। जब प्रोडक्शन ज्यादा होती है तो यही जो ग्लैंड है थायराइड ग्लैंड ये इंक्रीज हो जाता है, इसका साइज इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, ये वो कहीं लहदा नहीं पाए जाते, इसी को थायराइड ग्लैंड कहते हैं और इसी की जो है क्या उसे कहते हैं, स्ट्रक्चर जो है वो एनलार्ज हो जाती है। जी सना। सर, आपने Okay, बताया था जी ये जी रिमूव कर देते हैं अगर जो है मेडिसिन वगैरह को जो है रिस्पॉन्स ना दे थायराइड ग्लैंड, तो सर उसके बिल्कुल ऐसे। रिमूवल से तो काफी इश्यूज नहीं हो जाते होंगे सर? बिल्कुल ही अगर एक रिमूव कर दे हम ग्लैंड को, उसको थायराइड को। उसमें सबसे पहले हम ट्रीटमेंट में जाते हैं। ट्रीटमेंट जी से अगर बेनिफिट ना हो रहा हो तो फिर हम जाते हैं टूवर्ड द रेडिएशंस, और अगर रेडिएशन भी ना काम कर रही हो तो फिर सर्जिकल रिमूवल करते हैं और उस वक्त करते हैं जब जो है वो मेच्योरिटी के करीब हो बच्चा, यानी मेच्योर हो चुका हो।
कि जी। उसकी ग्रोथ पे इफेक्ट ना हो। जो ग्रोथ उसकी होनी है वो इतना वेट करते हैं कि वो बच्चा जो है ना यानी उसकी जो मेच्योरिटी लेवल है इतना आ जाए कि उसको उसके रिमूवल से नुकसान ना हो। इतनी एज तक वेट करते हैं डॉक्टर सर्जिकल रिमूवल के लिए। जी ठीक है सर। जी, और कोई क्वेश्चन किसी के माइंड में है या कोई अपना नॉलेज देना चाह रहा हो, मोस्ट वेलकम। आखिर आपने पढ़ा हुआ है। कोई नहीं बताएंगे, नॉलेज नहीं शेयर करते आप लोग। क्या ख्याल है, ऐसे ही है? जी, थायराइड ग्लैंड की हम बात कर रहे हैं। एक तो ये कर रहा है प्रमोशन कर रहा है ग्रोथ और डेवलपमेंट की ब्रेन और स्केलेटल मसल में। और अगर ये हमारे पास इसकी कमी हो जाए थायराइड ग्लैंड की तो उसे हम हाइपोथायराइडिज्म का तो नाम साथ देते में ज्यादा अटैच नहीं होते, मतलब जब हम शीशे में देखते हैं तो जो हमारे टॉन्सिल्स बने होते हैं वो साथ में अलग से अटैच एक उभरी हुई सरफेस होती है। हैं। अलहदा से अटैच होने का क्या मतलब, थोड़ा सा गाइड करें मुझे भी। जी, अलहदा से कैसे अटैच होते हैं? उसने जी सना। उसकी जो दांतों से आगे कैविटी है, यहाँ पे कुछ भी नहीं होगा, लेकिन जिस बंदे को टॉन्सिल्स है उसकी ये जगह पे ऐसे उभरी हुई मतलब होगी। जी, वही वही जगह जो है वो इंक्रीज हो जाती है, वो लहदा नहीं निकल के बाहर आ जाते। वही जगह इंक्रीज होती है जो नॉर्मली हमारे पास प्रेजेंट होती है। ठीक है, जो नॉर्मल पर्सन में होती है वही अपना साइज इंक्रीज करती है। ये नहीं कि थायराइड ग्लैंड जो है वो जब वो उनमें इन्फ्लेमेशन होती है, हाइपरथायराइडिज्म होती है, तो वो जो है लैदा हो जाते हैं या सेपरेट हो जाते हैं। ठीक है, नॉर्मली तो हमें इतना फील नहीं होता क्योंकि वो ग्रोथ नॉर्मल हो रही होती है। लेकिन जैसे ही इनकी ग्रोथ जो है वो इंक्रीज होती है ड्यू टू आउट प्रोडक्शन ऑफ द थायरॉक्सिन, तो फिर हमें ऐसी मेडिसिन लेनी पड़ती हैं जो कि थायरॉक्सिन की प्रोडक्शन को कम करें। जी सर ना। ओके सर। नहीं, आप अपना नॉलेज शेयर किया करें, अगर आपके माइंड में कोई बात आती है, क्वेश्चन आता है तो अच्छी बात है। एनीबॉडी एल्स? जी, हाइपोथायराइडिज्म में क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा थायराइड हार्मोन की सिक्रीशन, और ये हमारे पास प्राइमरी काज हो रही है थायराइड ग्लैंड डिसऑर्डर का। और सेकेंडरी कॉज जो है लैक ऑफ थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, और जिसकी वजह से हमारे पास स्लो मेटाबॉलिक रेट हो जाएगा, लिथार्जिक कंडीशन हो जाएगी, वीकनेस हो जाएगी, एडीमा, स्लो पल्स, कॉन्स्टिपेशन, वेट गेन, इमोशनल चेंजेस प्रोड्यूस हो सकती हैं। तो जब हमारे पास थायरॉक्सिन की डेफिशिएंसी है तो तब ये हमारे पास मामला बनेंगे कि हमारे पास लेथार्जिक कंडीशन डेवलप हो जाएगी, वीकनेस हो सकती है, एडीमा हो सकता है, पल्स रेट स्लो हो सकती है, कॉन्स्टिपेशन है, वेट गेन है, और इमोशनल चेंजेस डेवलप हो सकती है। तो हम क्या करेंगे, हम ऐसी ड्रग्स देंगे जो कि हमारे पास थायरॉक्सिन कंटेनिंग ड्रग्स होंगे, यानी ऐसी ड्रग्स जिनमें T4 और T3 प्रेजेंट है, उनको हम यूज करेंगे इसके ट्रीटमेंट के लिए। क्योंकि हमारे पास इस हार्मोन की डेफिशिएंसी है तो हम ऐसी ड्रग्स यूज करेंगे जो इस डेफिशिएंसी को करेक्ट कर दें। लिवोथायरॉक्सिन सोडियम के नाम पे ड्रग आ रही है, ड्रग ऑफ चॉइस है रिप्लेसमेंट थेरेपी की, यानी अगर हार्मोन की डेफिशिएंसी होगी तो अगर हम कोई हार्मोन देते हैं तो डेट विल बी कॉल्ड हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी। तो इसमें हम यूज करते हैं फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ ग्वाइटर, और उसके अलावा क्रोनिक लिम्फोसिटिक थायरोइडाइटिस के लिए भी हम यूज करते हैं। इंक्रीज T3 एंड T4 इंक्रीज मेटाबॉलिक रेट। अगर हमारे पास T3 और T4 का सिक्रीशन बढ़ जाए तो हमारे पास मेटाबॉलिक रेट भी बढ़ जाएगा, कार्डिक आउटपुट बढ़ जाएगी, ग्लाइकोजन की यूजेस बढ़ जाएगी, ऑक्सीजन कंजम्पशन बढ़ेगी, और बॉडी की ग्रोथ भी इंक्रीज होगी। लेवोथायरॉक्सिन सोडियम जो है हमारे पास, अगर एक्सेसिवली ले रहे हैं या डोज नॉर्मल से ज्यादा ले रहे हैं तो डिफरेंट साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। ये वेरी करते हैं पर्सन टू पर्सन।
डायरिया हो सकता है, क्रैम्प्स हैं, नर्वसनेस है, और उसके अलावा इंक्रीज इफेक्ट ऑफ ऑरल एंटीकोगुलेंट्स। अगर हम लीवोथायरॉक्सिन के साथ एंटीकोगुलेंट्स यूज कर रहे हैं तो वो क्या करेंगे, हमारे पास उनका इफेक्ट भी इंक्रीज हो जाएगा। क्यों इंक्रीज होगा? क्योंकि उसका मेटाबॉलिक रेट जो है इंक्रीज कर सकते हैं। जो हमारे पास लिवर में एंजाइम मौजूद है साइटोक्रोम P450 सिस्टम के, उनकी एक्टिविटी को ये इंक्रीज कर सकता है, जिसकी वजह से क्या होगा, हमारे पास उनका इफेक्ट भी बढ़ जाएगा। उसके अलावा डिफरेंट एडिनर्जिक एजेंट्स जो हैं, डीकंजेस्टेंट और वैसोप्रेसर एजेंट, कार्डियोसिनेस इफेक्ट्स जो हैं वो भी इंक्रीज हो सकते हैं। लायोथायरोनिन भी एक सिंथेटिक T3 है और इट्स नॉट फॉर मेंटेनेंस बट फॉर इनिशियल ट्रीटमेंट ऑफ माइग्रेडिमा, क्योंकि इसका रैपिड ऑनसेट ऑफ एक्शन होता है, इसलिए हम इसको यूज करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं हाइपरथायराइडिज्म की। इंक्रीज सर्कुलेटिंग T3 एंड T4 फ्रॉम ओवर एक्टिव थायराइड ग्लैंड। अगर हमारे पास थायराइड ग्लैंड की एक्टिविटी नॉर्मल से ज्यादा हो रही है तो वो T3 और T4 की प्रोडक्शन करेगा ज्यादा, जिसका रिजल्ट क्या होगा, हमारे पास हार्ट रेट बढ़ जाएगा, पल्पिटेशन बढ़ जाएगी, नर्वसनेस बढ़ जाएगी, और हमारे पास जो थायराइड स्टॉर्म काज हो सकता है, ये डेथ काज कर सकता है, वेस्ट्रल कोलैप्स से। और उसके अलावा ग्रेव्स डिजीज या थायरोटॉक्सिकोसिस जो है वो नॉर्मली क्या करती है, इंक्रीज फंक्शन ऑफ थायराइड ग्लैंड। ट्रीटमेंट क्या है हमारे पास? ट्रीटमेंट ने आपको पहले भी बताया था, ये हमारे पास हमारी कोशिश होगी इसको ऐसी ड्रग्स दें जो कि हमारे पास इनका लेवल जो है कम कर दें T3 और T4 का। लेकिन अगर फिर भी हमारे पास वर्किंग नहीं हो रही, बेनिफिशियल इफेक्ट नहीं प्रोड्यूस हो रहा, तो हम क्या करेंगे, रेडियो एक्टिव जो है वो इसमें रेडिएशन का जो है उसके थ्रू हेल्प लेंगे, और लास्टली हमारे पास सर्जिकल रिमूवल की ऑप्शन होगी। हाइपोथायराइडिज्म की वजह से रैपिड पल्स है, पाल्पिटेशन है, एक्सेसिव पर्सपिरेशन है, हीट इंटॉलरेंस है, नर्वसनेस है, इरिटेबिलिटी है, और बल्जिंग आइज है एंड वेट लॉस। आपने देखा होगा कुछ जब इनका साइज बढ़ जाता है थायराइड ग्लैंड का, तो एक प्रेशर डेवलप होता है टूवर्ड द फेस, और आई बाल जो ऐसे लगते हैं जैसे वो बाहर निकल रहे हैं। यानी बल्जिंग आउट का मतलब है कि वो आउटसाइड उनकी यानी वो आईज ऐसे लग रही होती हैं जैसे वो अपनी जगह से बाहर निकल रही हैं, जो नॉर्मली प्लेस है। पर्पस क्या ट्रीटमेंट का हमारे पास हाइपोथायराइडिज्म का, कि हम क्या करें, रिडक्शन करें थायराइड हार्मोन की T3 और T4 की। कैसे करें? बाय इनहिबिटिंग थायराइड सेक्रीशन। और इसके लिए हमारे पास जो ड्रग अवेलेबल हैं, 2000 प्रोपाइल थायरोयूरासिड और मिथाइल थायोयूरासिड, ये हमारे पास एंटी थायराइड हार्मोन ड्रग हैं, और इनको हम यूज करते हैं फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ हाइपोथायराइडिज्म और इन द प्रिपरेशन ऑफ सब टोटल थायरोइडेक्टोमी। ठीक है, अगर हमने रिमूवल भी करनी हो थायराइड ग्लैंड की तब भी हम इनको यूज करते हैं, ताकि हमें स्मॉल पोर्शन जो है उसको रिमूव करना पड़े और ज्यादा बिग सर्जरी हमें ना करनी पड़े। अब ये क्या करते हैं, ये ब्लॉक करते हैं सेंसिस T3 और T4 की, लेकिन उसको डिस्ट्रॉय नहीं करते हैं और प्रिवेंट करते हैं ऑक्सीडेशन ऑफ आयोडीन, क्योंकि आयोडीन की ऑक्सीडेशन होगी तो तब हमारे पास ये T3 और T4 की फॉर्मेशन स्टार्ट होती है। इसमें हमारे पास जो ट्रीटमेंट रिजीम है डेट विल परसिस्ट फॉर अबाउट 3 वीक्स। इससे पहले कि हमारे पास सिम्टम्स जो है वो बेहतर हों, आयोडाइज साल्ट और ईटिंग शेलफिश जो है उनको हम क्या करते हैं कि इनको स्टॉप कर देते हैं, ताकि हमारे पास हाइपोथायराइडिज्म का इफेक्ट जो है वो कम हो जाए। क्योंकि उस पेशेंट में ऑलरेडी T3 और T4 की फॉर्मेशन ज्यादा हो रही है ड्यू टू द क्या उसे कहते हैं आयोडीन की प्रोडक्शन की वजह से। तो अगर हम फर्दर इसको आयोडाइज साल्ट देंगे तो वो मजीद इसको कंडीशन को मजीद वर्स कर देगा, तो हम इससे अवॉइड करेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं एड्रीनल ग्लैंड्स की।
ये हमारे पास नॉर्मली किडनी के ऊपर पाए जाते हैं और इनमें हमारे पास इनर सेक्शन जो है डेट इज कॉल्ड एड्रेनल मेडुला और आउटर जो है उसे हम एड्रेनल कॉर्टेक्स का नाम देते हैं। एड्रेनल मेडुला हमारे पास रिलीज करता है एपिनेफ्रीन और नॉर एपिनेफ्रीन जो कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट करते हैं। जबकि एड्रेनल कॉर्टेक्स जो है हमारे पास कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स प्रोड्यूस कर रहा है जिसमें ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स है और मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स है। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स में हमारे पास कॉर्टिसोल जो है डेट इज द मेजर हार्मोन और उसके अलावा मिनरलोकॉर्टिकॉइड में हमारे पास एल्डोस्टेरोन हो जाता है। कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स हमारे पास क्या करते हैं, नॉर्मली हम देखते हैं कि सोडियम की रिटेंशन करते हैं, पोटाशियम की एक्सक्रीशन करते हैं और जो सोडियम आयन है वो क्या करता है कि हमारे पास पोटाशियम से एक्सचेंज होती है उसकी और सोडियम जो है वो रीअब्सॉर्ब हो जाता है और पोटाशियम जो है बॉडी से एक्सक्रीट हो जाता है। और उसके अलावा हमारे पास जो डिफरेंट मेटाबॉलिक जो सिस्टम हमारी बॉडी के अंदर चल रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट का, प्रोटीन का और फैट का, वो भी इन्फ्लुएंस होते हैं और सीरियस इलनेस या डेथ भी काज हो सकती है। इसमें हमारे पास दो तरह की डिजीज जो है वो डेवलप हो रही हैं कॉर्टिकोस्टेरॉइड की सिक्रीशन से, एक एडिसन डिजीज है और एक कशिंग सिंड्रोम है। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स जो है हमारे पास इन्फ्लुएंस कर रहे हैं रिलीज ऑफ ACTH और ये ACTH जो है हमारे पास रिलीज हो रहा है फ्रॉम द एंटीरियर पिट्यूटरी और इसका रिजल्ट क्या हो रहा है, हमारे पास कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट मेटाबॉलिज्म जो है वो इफेक्ट हो रहा है और हमारे पास क्या हो सकता है, सोडियम की एब्जॉर्प्शन होती है किडनी से, वाटर रिटेंशन और पोटाशियम लॉस और डेफिनेटली हमारे पास ब्लड प्रेशर भी इंक्रीज होगा क्योंकि जो सोडियम है वो वाटर की रिटेंशन भी साथ करवाता है। जैसे ही सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन होती है इसी के साथ हमारे पास वाटर मॉलिक्यूल जो हैं वो भी रीअब्सॉर्ब हो जाते हैं और इट कैन रिजल्ट इनटू द एडिमा इफ इट इज यूज्ड इन एक्सेसिव अमाउंट। अगर हमारे पास इसकी प्रोडक्शन ज्यादा हो रही है या हम इसको यूज ज्यादा कर रहे हैं तो हमारे पास क्या हो सकता है, एडिमा काज हो सकता है डिफरेंट प्लेसेस ऑफ बॉडी में। लंग में एडिमा हो सकता है और उसके अलावा अदर बॉडी पार्ट्स में भी एडिमा काज हो सकता है। कॉर्टिसोल जो है नॉर्मली एंटी इंफ्लेमेटरी है, एंटी एलर्जिक है और एंटी स्ट्रेस इसके इफेक्ट्स हैं और कॉर्टिसोल को हम यूज करते हैं फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ, फॉर द थेरेपी ऑफ ट्रॉमा, सर्जरी, इन्फेक्शंस और इमोशनल अपसेट जैसे कि एंजाइटी के लिए भी हम इसको यूज कर सकते हैं। कॉर्टिसोन ड्रग्स जो है हमारे पास हाइड्रोकॉर्टिसोन के नाम पे भी अवेलेबल है, ये इंजेक्शन की फॉर्म में भी है और ऑइंटमेंट की फॉर्म में भी यूज होता है। ऑरली भी देते हैं, पेरेंटली भी यूज करते हैं और उसके अलावा टॉपिकली क्रीम्स और ऑइंटमेंट्स हैं, एरोसोल्स हैं और यूजेस हैं इंफ्लेमेटरी कंडीशन में और उसके अलावा हम शॉक में यूज करते हैं, हेड ट्रॉमा में और अस्थमा में भी इसको यूज कर सकते हैं। कंटैक्ट डर्माटाइटिस में यूज करते हैं, एनाफिलैक्सिस में जब एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होता है तब इसको हम यूज कर सकते हैं और जब हमारे पास मैलिग्नेंसीज हो, इट्स मीन कि हमारे पास अगर ज्यादा डिजीज जो है वो कॉम्प्लिकेशन डेवलप हो चुकी हो, जैसे कि किसी को कैंसर का प्रॉब्लम बना हुआ है या कोई ऐसा प्रॉब्लम बना हुआ है जो नॉर्मल ड्रग ट्रीटमेंट से ट्रीट नहीं हो रहा, तो ये बेसिकली जो कॉर्टिसोन ड्रग्स हैं ये हमारे पास इम्यून सिस्टम को भी सुप्रेस करते हैं। तो कैंसर इज समटाइम रिलेटेड विद द इंक्रीज इम्यून रिस्पांस, तो उसको भी हम ट्रीट करने के लिए इसको हम यूज कर सकते हैं क्योंकि ये इम्यूनो सप्रेसर के तौर पर एक्ट करती है। उसके अलावा ऑर्गन ट्रांसप्लांट रेसिपिएंट्स में हम देखते हैं कि अगर जिनमें किडनी ट्रांसप्लांट हो या लिवर ट्रांसप्लांट हो तो
उसमें ये होता है कि जो ऑर्गन होता है डेट इज ऑब्टेन फ्रॉम द अदर ह्यूमन बीइंग, यानी एक ह्यूमन बीइंग से दूसरे ह्यूमन बीइंग में जो ऑर्गन ट्रांसप्लांट किया जाता है, समटाइम रिजेक्शन के चांसेस होते हैं कि वो जो रेसिपिएंट होगा उसमें रिजेक्शन के चांसेस हो सकते हैं कि वो जो ऑर्गन न्यू वो ट्रांसप्लांट किया है वो माइट भी पॉसिबल रिजेक्शन की तरफ जाए। उस रिजेक्शन को हम कम करने के लिए हम एक तो हम डिफरेंट ड्रग्स देते हैं, जैसे कि एक साइक्लोस्पोरिन की ड्रग है, सैंडिवम के नाम पे अवेलेबल है, और उसके साथ स्टीरॉयड भी देते हैं ताकि इम्यून सिस्टम जो है वो सुप्रेस रहे और उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज डेवलप ना हो जो कि न्यू ऑर्गन हमने ट्रांसप्लांट किया है। जी बच्चे, यहां तक कोई कंफ्यूजन, कोई क्वेश्चन? नो सर जी। जाग रहे हैं सारे? जी सर जी। अच्छा, एक ही बच्चा बोल सर रहा है। जाग रहे हैं। यस सर सर जाग रहे हैं। मुझे ऐसे लग रहा है, जाग मुझे तो ऐसे लग रहा है जैसे मैं बोलता यार बोलता जा, बच्चे सारे सो गए हैं बीच। बल ये बड़ा टफ एक्सपीरियंस है हमारा भी, अगर आपके लिए मुश्किल है तो ये हमारे लिए भी बड़ा मुश्किल है कि इसको कंटिन्यू रखना इस फॉर्म में कि हम सपोज कर रहे हैं कि सारे लोग जो है हमारी बात सुन रहे हैं। सर साथ साथ नोट भी करते हैं। चले, अल्लाह करे ऐसे ही हो। मेरा ख्याल है मेरा ख्याल है कोई 5 to 10% ही नोट करते होंगे, बाकी चलो जी रिकॉर्डिंग मौजूद है, ऐसे ही है। नो सर। यस सर। सच बोल दिया आपने, हैं? चलो अच्छी बात है, रोजों में सच तो बंदा बोले। जी, कॉर्टिसोन ड्रग्स की बात करते हैं। इनके साइड इफेक्ट जो है कॉर्टिसोन ड्रग्स के, वो फ्लूइड रिटेंशन हो सकती है, क्योंकि जैसे ही सोडियम रिब्जॉर्ब होता है तो वाटर के मॉलिक्यूल्स को भी साथ अपने साथ जो है वो लिंक करता है, और जिसकी वजह से एडिमा काज हो सकता है फ्लूइड रिटेंशन की वजह से। मसल वीकनेस हो सकती है, कार्डियोवास्कुलर प्रॉब्लम हो सकती है, और जीआईटी प्रॉब्लम भी काज हो सकती है। हेडेक जो है मार्क साइन ऑफ इन्फेक्शन, और ससेप्टिबिलिटी टू इन्फेक्शन हो सकती है, क्योंकि जब इम्यून सिस्टम को सुप्रेस करते हैं तो इन्फेक्शन होने के चांसेस भी ज्यादा हो जाते हैं। डेक्सामेथासोन डेकाड्रॉन के नाम पे अवेलेबल है, ऑरली भी इसकी टेबल मौजूद है, आईवी है, इंट्रामस्कुलर भी है, और इसकी एक्शन जो है नॉर्मली हम जब बात करते हैं स्टेरॉयड हार्मोन्स के, शायद आपके माइंड में हो कि ना हो कि हमारे पास जो जितने भी स्टेरॉयड हार्मोन्स हैं वो इंट्रासेलुलरली एक्ट करते हैं, यानी सेल के अंदर जो रिसेप्टर मौजूद हैं, न्यूक्लियर रिसेप्टर होंगे, उनके साथ जाके बाइंड करते हैं, और बाइंड करने के बाद क्या होता है, जो प्रोटीन सिंथेसिस का जो प्रोसेस है वो डिस्टर्ब हो जाता है, यानी अल्टर्ड प्रोटीन की फॉर्मेशन होती है ड्यू टू द यूज ऑफ द दीस स्टेरॉयड हार्मोन्स। ठीक है, ये मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है इनका, कि वो जो नॉर्मली प्रोटीन की प्रोडक्शन हो रही है वो अल्टर हो जाती है, चेंज प्रोटीन फॉर्म जो है वो प्रोड्यूस होती है। इन्फ्लेमेशन कम करते हैं, इम्यून सिस्टम को सप्रेस करते हैं, और स्टिमुलेट करते हैं बोन मैरो को। अब इसमें हमारे पास यूजेस जो आ जाते हैं, सेरिब्रल एडीमा है, उसमें हम इसका यूज कर सकते हैं इन्फ्लेमेटरी कंडीशंस में, एलर्जिक रिएक्शंस में, और न्यूप्लेजियाज में हम इसको यूज कर सकते हैं। प्रेडनिसोलोन जो है वो हम ओरली ले सकते हैं, प्रेडनिसोलोन की टेबल मौजूद है, डेल्टा कॉर्टेड के नाम पे अवेलेबल है मार्केट में। ये भी हमारे पास सुप्रेस करती हैं इन्फ्लेमेशन को, और उसके अलावा एड्रिनल ग्लैंड के फंक्शन भी इनका है कि वहां भी रोल प्ले करते हैं। यूज किया हमारे पास इनका सीवियर इन्फ्लेमेशन में देते हैं, इम्यूनोसप्रेशन के लिए देते हैं, और डर्माटोलॉजिकल डिसऑर्डर्स में भी यूज करते हैं। अगर किसी को प्रोराइटिस है और एलर्जिक रिएक्शन हो रहे हैं और वो कंट्रोल नहीं हो रहे बाय द यूज ऑफ अदर ड्रग्स, तो हम क्या करते हैं, इसको कॉर्टिसोन ड्रग्स को यूटिलाइज कर लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं ग्लूकोकॉर्टिकॉइड इनहिबिटर्स, जिनमें हमारे पास कीटोकोनाजोल है, डेट इज द एंटी फंगल, और अमाइनो ग्लूटाथाइमाइड है, ये एंटी न्यूप्लास्टिक हार्मोन एंटागोनिस्ट है,
और इनहिबिट करता है ग्लूकोकार्टिकॉइड की सेंसेस को। अगर ग्लूकोकार्टिकॉइड एक्सेसिव अमाउंट में बन रहे हैं तो उनको कंट्रोल करने के लिए, उनके अमाउंट को कम करने के लिए हम ये ड्रग्स जो है एडमिनिस्टर कर सकते हैं। निजोरॉल, कीटोकोनाजोल, ये नॉर्मली एंटीफंगल ड्रग है और डैंड्रफ के लिए इसको यूज करते हैं नॉर्मली कीटोकोनाजोल को। और उसके अलावा हमारे पास अमाइनो ग्लूटाथियोनाइड है जो हमारे पास एंटीन्यूप्लास्टिक हार्मोन है, एंटागोनिस्ट है, और ये भी हमारे पास ग्लूकोकार्टिकॉइड्स को इनहिबिट कर देगा, उनकी फॉर्मेशन को। जी तो नहीं किया आप लोग? कंटिन्यू रखें? नहीं सर, यस सर। सर जी रोजा है, बस कर दें। अच्छा, आप तो रमजान सुन में रहे नहीं हैं। खरीदना पड़ा जाता। अच्छा चलिए, आप लोग तो सुन रहे हैं, तो हम लोग तो जो बोल रहे हैं उनका भी रोजा है। सर आप याद सुन नहीं सुन के आता। थक गए। आसानी है। चलें जी, मैं यही स्टॉप कर देता हूँ। मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से रोजेदार जो है वो तंग हो। सर अगली क्लास जी अब ईद बच्चे, के बाद होनी है। कोई क्वेश्चन किसी के माइंड में हो, कोई बात पूछे? अच्छा, वो क्या? यस सर। ये तो गलत छुट्टियों का बात आ गया, ईमेल आ गई। चलिए आपको ईद मुबारक इन एडवांस। है। ये तो गलत बात सर है भाई, आपको भी, इतनी जल्दी ईद मुबारक आपने कर दी है। क्योंकि सर क्लास होनी ईद के इतनी बाद जल्दी है। तो नहीं होनी चाहिए ईद मुबारक। सर यूनिवर्सिटी अभी वालों कुछ ने भी दिन हमें पड़े हैं बहुत हमारे जल्दी पास। ईद मुबारक। सर उन्होंने भी अच्छा, हमें कह दिया ईद मुबारक। क्या किया यूनिवर्सिटी वालों ने? सर सर यूनिवर्सिटी मेल आ वालों गई है, ने नेक्स्ट वीक बंद रहेगी। आपने भी, इसलिए हम भी लोगों को ईद मुबारक कर। असल में वो कोविड की वजह से मेरे ख्याल में ज्यादा छुट्टियां कर रहे हैं, और तो मसला कोई नहीं। यस सर, गवर्नमेंट ने ही कहा है इतनी छुट्टियों का। कोविड यस गवर्नमेंट सर, ने अब अलाउ नेक्स्ट है की किया। वजह नेक्स्ट से मंथ। वो अल्लाह करे नहीं ना, अल्लाह करे। अच्छा, आप लोग ना कोशिश कीजिएगा जितना हमने पढ़ लिया ना उसको रिवाइज कर लीजिएगा, ठीक है ताकि सर। यस सर, उसमें कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो तो वो डिस्कस कर। ठीक है सर। सर ये जो ड्रग्स होती मेरी हैं तरफ से इनसे भी वेट आपको वेट सब गेन लोगों भी हो की जाता है। एडवांस ईद मुबारक। हालांकि आज रोजा तक थैंक यू सर। खैर मुबारक सर। वेट गेन भी हो जाता है। तुम किसी का वेट कम है, वेट बढ़ाना है किसी ने अपना? नो सर, सर लॉकडाउन में तो बढ़ना ही आजकल तो है। मेरा ज्यादा वेट स्टेरॉइड लोगों। जो होते हैं। स्टेरॉइड बहुत डेंजरस होते हैं। बात आपने देखा होगा कि जो यूज करते हैं लोग, हेल्थ कॉन्शियस जो बॉडी बिल्डर्स हैं, वो अपना लाइफ स्पैन अपना कम कर देते हैं। जी सर, ये ये लेके स्टेरॉइड। कैंसर का स्टेरॉइड जो है एक्सेसिव अमाउंट मिलते हैं, क्योंकि वो एनाबॉलिक स्टेरॉइड वो यूज करते हैं बहुत ज्यादा, और वो उनकी लिवर को भी डैमेज कर देता है, किडनी में गए, और पूरी बॉडी जो है, पूरे बॉडी का मेटाबॉलिक रेट है वो चेंज हो जाता है। यानी जिस सेल ने ग्रो करना है उसकी ग्रोथ रेट इतना बढ़ जाता है कि वो नॉर्मल से पहले, अपने नॉर्मल टाइम से पहले वो ग्रो कर जाता है। वो फॉर द टाइम बिंग तो बॉडी को बिल्ड कर लेते हैं, लेकिन वो अपनी लाइफ को कम कर लेते हैं इससे। जी सर। जी, कोई क्वेश्चन किसी के माइंड में हो? सर वो जो ये जो स्टेरॉइड्स होते हैं इनकी वजह से ये जो कोरोना के जो पेशेंट थे उनके लंग्स डैमेज होते हैं? नहीं, ऐसे नहीं है। जो हमारे पास पेशेंट आते हैं कोरोना के हॉस्पिटल्स में, उनको नॉर्मली जो स्टीरॉयड इंजेक्शन भी दिए जाते हैं, क्योंकि होता ये है कि वो उनकी लंग कंजेशन बहुत ज्यादा होती है। उस लंग कंजेशन को कम करने के लिए हम इनको यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये एंटी इंफ्लेमेटरी है, इन्फ्लेमेशन कम करते हैं। जब बाकी ड्रग काम ना कर रही हूँ तो मजबूरन हमें इनको यूज करना पड़ता है। ओके सर। एक्सक्यूज मी सर। जी जी बोलें, सना जावेद। सर ये जो
जी सर, ये जो टॉन्सिलाइटिस होता है ये सिर्फ एक एक्यूट या क्रॉनिक इन्फेक्शन होता है या ऑटोइम्यून डिसऑर्डर, या ये हाइपर और हाइपोथायरॉयडिज्म में आता है? ये बेसिकली हार्मोन की डेफिशिएंसी या इंक्रीज अमाउंट ऑफ रिलीज की वजह से हो सकता है। समटाइम यहाँ को कैंसर भी डेवलप हो सकता है जो कि एक्सेसिव प्रोडक्शन का ऑफ हार्मोन का बाइस बन सकता है, ठीक है। और समटाइम ये जो है इसमें जो हमारे पास बेसिकली थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है दैट इज बीइंग सिक्रेटेड फ्रॉम द पिट्यूटरी ग्लैंड अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ हाइपोथैलेमस, और समटाइम वहां से रिलीज प्रॉपर नहीं हो रही होती, यहाँ ओवर प्रोडक्शन हो रही होती है, यहाँ प्रोडक्शन कम हो रही होती है। तो उसकी वजह से भी हमारे पास ये थायराइड की सिम्टम्स जो है, थायराइड ग्लैंड की जो है वो हाइपोथायराइडिज्म या हाइपरथायराइडिज्म काज हो सकती है। या उसके अलावा कुछ लोग ऐसे होते हैं जो तो सर ये जो आयोडाइज जो साल्ट है उसको कम यूज करते हैं, या उस एरिया में आयोडीन कंटेनिंग कंटेंट कम होता है, जिसकी वजह से हमारे पास हाइपोथायराइडिज्म काज हो सकता है। जी सर, ये तो जी, सर। ऑटोइम्यून डिसऑर्डर नहीं है कि इम्यूनिटी की वीकनेस की वजह से टॉन्सिल डेवलप होते हैं? समटाइम ऐसे होता है, समटाइम ऐसे होता है, ये कंप्लीटली नहीं ऐसे हो सकता। कुछ क्ल्यू ऐसे होते हैं कि हम कह सकते हैं कि ये हमारे पास अगर हमारी बॉडी ने परज्यूम कर लिया इसको कि ये हमारे पास जो है ये क्या उसे कहते हैं, हमारी बॉडी अपने ही ऑर्गन को कह लेती है कि ये हमारे पास जो है ये फॉरेन पार्टिकल है या फॉरेन, तो समटाइम हो सकता है, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली जो है हमारे पास ड्यू टू द रिलीज ऑफ थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन या आयोडीन की डेफिशिएंसी की वजह से भी ये इम्बैलेंस काज हो सकता है। सर, TSH अगर 1.5 हो तो ये नॉर्मल नहीं होता? इस वैल्यू का मेरे ज़हन में नहीं है, मैं ऐसे झूठ बोल रहा हूँ या अपने पास लगाऊं, मुझे इसकी वैल्यू का नहीं एग्जैक्ट पता कितनी है इसकी एग्जैक्ट वैल्यू जो कि हमारे पास 5 तक नॉर्मल होनी नॉर्मल चाहिए। है सर? सर लीव कर सकते हैं हम? लीव सर? कर लें, लीव कर, अच्छा वो अटेंडेंस सेंड कर, अटेंडेंस सेंड सर कर मैंने देता हूँ। अटेंडेंस जी सेंड कर दिया आपको। ठीक है। अभी अभी कोई बच्ची बात कर रही थी कौन बोल रहा था अभी? सर सम- अगर ये जो टॉन्सिल्स हैं इन्हें ट्रीट ना करें, जी। ये हाइपर, तो इसका कोई साइड इफेक्ट ज्यादा हो सकता है या ना ट्रीट करें तो भी सही है? अगर हम ट्रीट नहीं करते हैं तो इसमें ये हो सकता है कि सफोकेशन की वजह से पेशेंट की डेथ हो सकती है। उसका साइज इतना बढ़ जाता है कि वो इनर साइड पे जो हमारे पास हमारा जो क्या उसे कहते हैं रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है, लेरिंग्स है, उसको कंप्लीटली कोलैप्स कर सकता है। जब वो कोलैप्स हो गया तो बंदे का सांस बंद हो जाएगा। नहीं सर, वो डॉक्टर कह रहे थे कि इतना बढ़ गया है कि इससे ज्यादा मजीद अब नहीं बढ़ेगा, तो वो उसके फिर इफेक्ट्स भी नहीं आ रहे, तो उसका कोई मतलब अब कोई अगर ट्रीट ना कराएं तो कुछ होगा तो नहीं? ट्रीट करवाना बेहतर है, कोई फर्दर कोई कॉम्प्लिकेशन डेवलप होगी तो फिर आपके कंट्रोल में नहीं होगा। अभी तो अगर कंडीशन नॉर्मल है तो ट्रीट करवाना ज्यादा बेहतर है। अगर ये मजीद क्रॉनिक कंडीशन में चला गया तो माइट भी पॉसिबल जो है ये मजीद जो है कम्प्लेक्सिटीज हो सके, तो कोशिश करें इसका ट्रीटमेंट लाजमी करवा। ओके सर, जी ओके जी, मीटिंग लीव कर लें। कोई बात किसी ने करनी है या पूछनी है? जी बच्चे। ओके सर, अल्लाह हाफिज। ओके बच्चे, अल्लाह हाफिज। मेरी